आप सभी को देखिए, आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है हमारा योग चिकित्सा, जो हमारा विषय है। उसका जो टॉपिक है हमारी वो विषय में उसकी योग चिकित्सा की अवधारणा, अर्थ और सिद्धांत। देखिए, चिकित्सा चिकित्सा क्या होती है? आज के युग में प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक मानव हमेशा दीर्घ जीवन के लिए और एक स्वस्थ जीवन के लिए एक अपने आहार विहार में, अपनी दिनचर्या में हर चीज को मैनेज करता है सिर्फ स्वस्थ रहने के लिए और एक स्वस्थ जीवन के लिए। तो इसमें चिकित्सा हम चिकित्सा समझाएंगे। चिकित्सा होती क्या है? चिकित्सा को हम कह सकते हैं किसी भी रोग के निवारण हेतु जो उपाय, क्रियाएं हम प्रयोग में लाते हैं उसको हम चिकित्सा बोलते हैं। किसी भी रोग के निवारण करने के लिए जिस संसाधन का या जो भी हम उपाय करते हैं या जो भी हम क्रियाएं करते हैं उनको प्रयोग में लाते हैं या उनको उपयोग करते हैं, उसको हम चिकित्सा बोलते हैं। अब यहाँ पहला आता है आपका योग चिकित्सा की अवधारणा। देखिए, ये तो आपको पता ही है कि हमेशा एक मन हमारे शरीर को प्रभावित करता है और हमारा शरीर हमारे मन को प्रभावित करता है। तो इसमें अगर हमारा मन सही प्रकार काम नहीं करता है या मन को कोई रोग हो जाता है, जैसे कि आधुनिक जीवन में तनाव हमेशा हर व्यक्ति के ऊपर बहुत बड़ा हुआ है और इस तनाव की वजह से ये लगा लीजिए कई रोग हमारे अंदर पैदा होते हैं जिनको हम मानसिक रोग बोलते हैं। और उन मानसिक रोग के थ्रू हमारे जो शारीरिक रोग होते हैं और आध्यात्मिक रोग होते हैं वे धीरे धीरे पनपते रहते हैं। तो इसमें जैसे कि हमारी इस अवधारणा, लोगों की जो अवधारणा है, लोग स्वास्थ्य पर तब ध्यान देते हैं जब उनको रोग घेर लेता है। लेकिन आज के युग में जैसे कि हमारी दिनचर्या है, हमारी अप्राकृतिक दिनचर्या हो रही है, हमारा अप्राकृतिक भोजन हो रहा है, अनियमित दिनचर्या हो रही है, हम जो मिल रहा है वो खा रहे हैं, रसायन दुनिया भर के खा रहे हैं, तो वो धीरे धीरे हमारे शरीर में एक रोग का रूप ले लेते हैं। जितना मानव जाति इस प्रकृति से दूर हटती जा रही है और इस प्रकृतिवाद को बिल्कुल ही भूलती जा रही है, तो इसमें रोग, विभिन्न तरह के नए रोग धीरे धीरे पैदा हो रहे हैं और वे एक दिन हमारे शरीर में एक बड़ा रूप ले लेते हैं जिनकी कोई हम चिकित्सा द्वारा उसका निवारण नहीं कर सकते। अब इसमें आता है हमारा कि योग चिकित्सा क्या होती है। जैसे मैंने इसमें बताया आपको, किसी भी रोग के निवारण हेतु जो उपाय क्रियाएं हम प्रयोग में लाते हैं उसको चिकित्सा बोलते हैं। अब योग चिकित्सा में जिस रोग के निवारण हेतु हम योग क्रियाएं हम प्रयोग में लाते हैं, योग क्रिया में हम कुछ भी ले सकते हैं। जैसे कि हमने आसन द्वारा हम किसी रोग की चिकित्सा करते हैं, या प्राणायाम द्वारा हम किसी रोग की चिकित्सा करते हैं, या हम किसी बंद द्वारा किसी रोग की चिकित्सा करते हैं, इसमें षटक्रम है। तो ये विभिन्न योग क्रियाओं का इस्तेमाल जब हम किसी रोग के निवारण में करते हैं तो उसको हम योग चिकित्सा बोलते हैं। तो योग चिकित्सा में हमारे विभिन्न तरह के उसमें आहार विहार भी इसमें शामिल होता है कि जब कोई रोग हमें ज्यादा घेर लेता है तो उसमें हमको आहार विहार भी उसका सेटलमेंट सही करना पड़ता है और जो आपकी एक दिनचर्या है उसके अनुरूप भी करना पड़ता है। लेकिन अगर कोई रोग कुछ ज्यादा बड़े स्तर पर है तो उसमें औषधि का भी प्रयोग करना पड़ता है। हमारे आयुर्वेद जो है, आयुर्वेद में जो हमारी चिकित्सा को परिभाषित किया है वो इसी माध्यम से किया है कि इसमें जैसे कि हमारे आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक जो रोग होते हैं या जो कष्ट होते हैं उनका जो निवारण हम योग द्वारा करते हैं या मंत्र जप या साधना द्वारा करते हैं या आसन प्राणायाम मंत्र द्वारा करते हैं, वो उसको हम योग चिकित्सा बोल सकते हैं। तो इसमें इसका सामान्य सा हम यही कह सकते हैं कि विभिन्न योग क्रियाओं द्वारा जिस रोग के निवारण हेतु हम साधन प्रयोग में लाते हैं उसको हम योग चिकित्सा बोलते हैं।
अब इसमें इसका था सिद्धांत। देखिए, जो योग चिकित्सक है एक सामान्य सिद्धांत कह सकते हैं या एक आधारभूत सिद्धांत कह सकते हैं। हमारे जो महर्षि कौटिल्य जी हुए थे, उन्होंने इसके 4 सिद्धांत बताए थे, जिसमें कि सबसे पहले एक उचित दृष्टिकोण हेतु यम नियम का पालन। दूसरा हमारा जो सिद्धांत है वो है हमारा शुद्धिकरण का। स्थूल शरीर में मल निष्कासन सकता है। तीसरा जो इसका सिद्धांत है स्नायु तंत्र, तंत्रिका तंत्र, व अंतः शारीरिक ग्रंथियों का सुचारू रूप से क्रियान्वित होना। अब ये किसके द्वारा, इसमें हम बैठ कर सकते हैं आसन, प्राणायाम, फिर इसका चौथा सिद्धांत यौगिक आहार विहार व आहार ठीक। ये 4 सिद्धांत हमारे योग चिकित्सा के होते हैं। जैसे कि पहला है इसमें उचित दृष्टिकोण हेतु यम नियम का पालन। देखिए, सबसे पहले कोई भी रोगी होता है, हमेशा एक योग चिकित्सक हो या कैसा भी कोई से भी रोग का चिकित्सक होता है, उसमें सबसे पहले उसकी मानसिकता मजबूत करनी पड़ती है। जैसे कि हमें किसी रोगी के रोग का निवारण करने हेतु उसके मानसिक स्तर को ऊंचे लेवल पर ले जाना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं एक सकारात्मक सोच, एक पॉजिटिव थिंकिंग उसके मन में लानी होगी। और उस पॉजिटिव थिंकिंग द्वारा ही उसके जो रोग है वो वृद्धि स्तर पर रुकेगा। जितना है वो उतना ही रहेगा, उससे ज्यादा वृद्धि वो नहीं कर सकता। जैसे कि हमें किसी भी रोग का इलाज करना है तो उसमें क्या करना है, उसको यम और नियम का जो पालन होता है सबसे पहले उसके बारे में समझाना है, यम नियम का पालन उससे कराना है। यम नियम कैसे, जैसे कि हमारे अष्टांग योग में यम और नियम के बारे में बताया हुआ है। यम माने जैसे कि अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अहिंसा का पालन उसको करना है, ब्रह्मचर्य का पालन उसको करना है और अस्त्य का पालन उसको करना है। तो इनका पालन जब वो करेगा तो उसका जो मानसिक दृष्टिकोण है वो बहुत ऊंचे लेवल पर जाएगा। जैसे नियम है, नियम में सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधान, ये 5 अगर अंगों का वह अपने अंदर लागू करता है, उनका पालन करता है, तो उसका जो रोग है वो बढ़ने के बजाय निम्न स्तर पर आना शुरू हो जाएगा। अगर रोग ज्यादा बड़ा है तो उसमें हम कुछ आसन वगैरह जो लेते हैं तो हम बाद में लेते हैं। सबसे पहले उसको बस मानसिक रूप से तैयार करना है, ठीक। तो इसमें यम नियम का पालन बहुत जरूरी होता है।
ये मैं आपको शॉर्ट में इसमें बता रहा हूँ वीडियो में, क्योंकि यम नियम के बारे में आपको अष्टांग योग में सब कुछ मिल जाएगा। अब दूसरा है इसमें स्थूल शरीर में मल निष्कासन हेतु षटकर्म। देखिए हमारा जो शरीर है इसमें 3 प्रकार के मल पाए जाते हैं, जैसे कि पुरुष, श्वेत और मूत्र, ये 3 मल होते हैं। अगर हमें कोई रोग घेरे हुए है, जैसे कि हमें कोई वात का रोग घेरे हुए है, या हमें कोई पित्त का रोग घेरे हुए है, या हमें कफ का रोग घेरे हुए है, तो उस रोग को उपचार करने से पहले अगर हम उस मल को अगर हम बाहर निकालते हैं, जैसे कि अगर मैं एक सामान्य से बता रहा हूँ कि नजला जुकाम होता है, नजला जुकाम में हमारी जो कफ वृद्धि होती है वो अत्यधिक होती है, और जब वो अत्यधिक होती है तो हमारे अंदर जो श्लेष्म होता है, श्लेष्म बहुत अत्यधिक मात्रा में बनता है, और वो हमारी नासिका द्वारा बाहर आता है, हमारे गले के मुख द्वारा बाहर आता है, या वो अंदर जमा रहता है, जिसको हम एक नॉर्मल विधि द्वारा बाहर नहीं कर सकते। तो उसमें षटकर्मों द्वारा हम उसको मल को बाहर निकालते हैं, जैसे कि हमने जल नीति की, रबड़ नीति की, सूत्र नीति की, तो जो हमारे अंदर श्लेष्म जमा हुआ होता है उसको हम बाहर निष्कासित करते हैं, और जब मल बाहर निकल जाएगा तो रोग ये लगा लीजिए कम से कम 50 से 70% ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा, और वृद्धि तो वो कर ही नहीं सकता। ऐसी अगर हमें कब्ज है, हमारी बड़ी आंत है, बड़ी आंत की सफाई होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मान लो तो अगर आपके शरीर का शुद्धिकरण नहीं है, आपकी बड़ी आंत में मल भरा हुआ है और आप उस समय आसन या प्राणायाम कर रहे हो, तो उसमें क्या होगा, उसमें जब आप आसन करोगे तो उससे जो आपकी जो अंतरंग जो होते हैं, अंतर्ग्रंथियां जो होती है वे स्रावित होंगी। स्रावित होने के बाद जो उनसे केमिकल से जो रिसाव होगा उसको दूषित रिसाव होगा, क्योंकि आपके अंदर मल भरा हुआ है। तो इसलिए अगर हम उसकी सफाई करते हैं, बड़ी आंत की सफाई करते हैं, जैसे कि हमने बारिशान विधि से बड़ी आंत की सफाई की, एनिमा विधि से बड़ी आंत की सफाई की, या गणेश क्रिया विधि से हमने बड़ी आंत की सफाई की, तो आपका रोग ना तो बढ़ेगा और अपने निम्न स्तर पर वो आ जाएगा। उसके बाद अगर आप प्राणायाम या आसन वगैरह करते हो, तो जैसे आप प्राणायाम करते हो तो जो वायु आपके अंदर जो पूरे बॉडी के अंदर रिजल्ट करती है वो पूरी तरह शुद्ध होगी, और अगर वो दूषित होगी तो समझ लीजिए कि जहाँ रोग नहीं होने का, जो हमारे अंदर के अंग है, अगर वहाँ रोग नहीं होगा तो वहाँ भी रोग होगा। तो इसलिए शुद्धिकरण बहुत जरूरी है। ऐसे ही हमारे जैसे कि हम कह सकते हैं आज की डेट में पित्त बहुत बनता है, जिसको हम तेजाब बोलते हैं नॉर्मल भाषा में। तो पित्त की जो व्यक्ति होता है वो क्या करता है, वो मेडिकल पर गया, एक कैप्सूल खाया, गोली खाई, डेली दवाई अपने अंदर वो डालता रहता है, केमिकल की मात्रा डेली अपने शरीर के अंदर बढ़ाता रहता है, सिर्फ एक छोटे से रोग की वजह से कि पित्त बन रहा है, बस तेजाब बन रहा है। लेकिन उसको ये नहीं पता कि तेजाब बनने जो जिस्म बनता है तो वो कितने रोग हमारे अंदर पैदा करता है। कम से कम भी 90 से 100 प्रकार के रोग हमारे पित्त द्वारा पैदा होते हैं। और जो हम पित्त नाशक के लिए जो हम एलोपैथ दवाई का इस्तेमाल करते हैं वो हमारे शरीर के अंदर उसका बहुत बुरा दुष्प्रभाव पड़ता है। उसका हमें धीरे धीरे आगे आने वाले समय पता लगता है, जब हमारी धीरे धीरे एज बढ़ती रहती है और जब हम लगातार उस कैप्सूल का यूज करते रहते हैं तो बाद में उस रसायन से हमारे अंदर कई तरह के रोग पैदा हो जाते हैं। तो इसलिए अच्छा ये होगा कि अगर वो कुंजल क्रिया कर ले या हम कह सकते हैं धोती क्रिया कर ले, तो वात कर्म कर ले या शीत कर्म कर ले या शीत कर्म कपालभाति कर ले, तो अपने अंदर जो मल है, जो अत्यधिक पित्त है, जो एक्स्ट्रा पित्त बना हुआ है, उसको बाहर निकाल सकता है। और जब वो गंदगी पित्त बाहर निकल जाएगा तो क्या होगा, उससे उसके जो रोग है वो वहीं का वहीं दब जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले रोगी का मानसिक दृष्टिकोण बिल्कुल सही होना चाहिए। दूसरे नंबर पर आता है, दूसरा सिद्धांत आता है इसका षटकर्मों द्वारा उसकी बॉडी का, उसके सिस्टम का शुद्धिकरण करना, सारे मलों को बाहर निष्कासित करना। अब इसमें तीसरा आता है स्नायु तंत्र, तंत्रिका तंत्र, अंतःस्नायु ग्रंथियों सुचारू रूप से क्रियावान होना। देखिए ये किसके द्वारा होता है, जैसे कि हम थोड़े बहुत ठीक हो चुके, हमारा कोई चिकित्सक इलाज कर रहा है तो हम कुछ ठीक हुए, उसके बाद हम योग की जो विभिन्न क्रियाएं हैं, जैसे कि आसन हम ले सकते हैं, जो सिंपल नॉर्मल आसन होते हैं, क्योंकि आसन हमारी जो इंटरनल ग्लैंड्स होती है उन पर पूरा प्रभाव डालते हैं। तो उचित आसन और सही ढंग से आसन करने से हम अपने रोग का बहुत जल्दी निवारण करते हैं। उसमें बस हमको आसन की सही जानकारी होनी चाहिए कि क्या आसन हमें करना है, या कौन सा प्राणायाम हमें किस रोग में करना है, या कौन सा बल हमें किस रोग में लगाना है, या कौन सी मुद्रा हमें किस रोग में करनी है। तो विभिन्न आसनों द्वारा, विभिन्न क्रियाओं द्वारा हम अपने शरीर को ठीक तो करते हैं, उसको मजबूत भी करते हैं, जो इंटरनल रूप से एक स्ट्रॉन्ग होता है।
और एक्सटर्नल रूप से भी पूरी तरह स्ट्रॉन्ग रहता है। अब इसमें जो तीसरा सिद्धांत है, चौथा सिद्धांत है योगिक आहार विहार और आहार नियमावली। देखिए योग के क्षेत्र में योग स्वतः ही एक अपना आप में सिद्ध विषय है। अगर हम वास्तव में योग को अपने साथ लेकर चल रहे हैं या हम किसी रोग का निवारण कर रहे हैं या हम किसी रोग की योग चिकित्सा कर रहे हैं तो उसमें मेन होता है हमारा आहार विहार। जैसे कि हमने अभी 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा योग में अपनी मेहनत की प्रैक्टिस की, उसके बाद हमारा आहार जो है वो हमारी प्रकृति के खिलाफ है तो उसका हमें फायदे के बजाय नुकसान होगा। इसलिए जरूरी है कि योगाभ्यास करते हुए अपने आहार विहार का पूरा ध्यान रखा जाए। एक तो हमारा आहार ऋतुचर्या के अनुसार होना चाहिए, किस ऋतुचर्या में हमें कौन सा आहार या किस प्रकृति का भोजन करना चाहिए। जैसे कि हमें वात प्रकृति का भोजन करना चाहिए या पित्त प्रकृति का भोजन करना चाहिए या कफ प्रकृति का भोजन करना चाहिए, तो ये पता होना हमें जरूरी है। अगर हमें कोई रोग है और हम उसकी चिकित्सा कर रहे हैं तो उसमें हमें ये पता होना चाहिए कि हमें उस रोग में कौन से प्रकार का भोजन करना चाहिए, वो उस रोग में किस प्रकार का भोजन हमें सूट आएगा, हमें ठीक करेगा या हमको पोषण देगा और हमारे अंगों को क्रियाशील करेगा, या किस प्रकार का भोजन को नहीं करना चाहिए। जैसे कि अगर हमें कोई कफ का रोग है, दमा है, नजला है, खांसी है, जुकाम है, तो उसमें अगर हम ठंडी चीज का सेवन करते हैं, कफ वृद्धि का सेवन करते हैं तो हमें नुकसान होगा। चाहे उसमें आप कितनी भी योग चिकित्सा कर लीजिए, उसमें कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आहार मेन होता है हमारे सिस्टम का। तो आहार विहार पर बहुत ध्यान देना पड़ता है। इसमें है आहार नियमावली। आहार की नियमावली क्या होनी चाहिए, किस समय आप भोजन करते हो, एक भोजन से दूसरे भोजन के बीच में कितना विशेष अंतर होना चाहिए, सुबह को किस बेला में आपको भोजन करना चाहिए, शाम को किस बेला में आपको भोजन करना चाहिए, दोपहर को किस बेला में आपको भोजन करना चाहिए, किस बेला में आपको भोजन नहीं करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, किस रोग में किस प्रकार का भोजन करना चाहिए, कितना करना चाहिए, ये बहुत जरूरी होता है। तो एक योग चिकित्सा के लिए ये सामान्य जानकारी रखना बहुत जरूरी होता है। ये इस वीडियो में मैंने आपको बहुत शॉर्ट में समझा दिया, और जो मेरे स्टूडेंट हैं ना वे अपने नोट्स में से इसको पूरी थ्योरी बेस पर पढ़ लें। ठीक, धन्यवाद।